नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएमए फाउंडेशन एमसीक्यू सीरीज़। अभी आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार सीएमए फाउंडेशन का जो भी सिलेबस है मैं फ्री में पूरे 1 महीने आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें एमसीक्यू सीरीज़ होगा प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको दूंगा। एंड लॉ में जितने भी मैक्सिमम मार्क्स आपके आ सकते हैं उस टॉपिक में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज अपन सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं 2024 का जो पेपर था एमसीक्यू वाला, जो मॉक टेस्ट पेपर है बेसिकली, वो अपन डिस्कस करेंगे। एंड ये सिर्फ अपन एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कंसेप्ट, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो और क्लैरिटी बढ़े और प्लस रिवीजन भी हो जाएगी एंड प्लस एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो बच्चे क्या, सीएमए फाउंडेशन में देखा जाए तो बच्चे क्या करते हैं जनरली, सिर्फ पढ़ते हैं। एग्ज़ाम पढ़ने की नहीं है बच्चों, एग्ज़ाम है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की। चाहे कोई बच्चा 10 घंटे पढ़े, आप 2 घंटे पढ़ना, बट 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, आपको ज़्यादा स्कोर आएगा। बिकॉज ये नहीं चेक करता है कि आपको कितना आता है, ये चेक करता है कि आप कितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये खुद मैं पढ़ाने वाला हूँ एक सीएस, जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, प्लस मुझे सीएस में पढ़ाते हुए 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो यार रखना, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और गारंटी दूंगा कि मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि लॉ मेरा फेवरेट है स्टार्टिंग से ही। और इसमें मुझे हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन था जब मैं सीएस कर रहा, तो आपके लिए ये बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। एंड अगर आपको ऐसे सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कौन सा टॉपिक है लॉ में जो सीएमए फाउंडेशन में आपको डिफिकल्ट लगता है, तो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में होगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट अपन अभी डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन ये 2024 का अपन जो पेपर है मॉक टेस्ट पेपर, उसको अपन डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, ये क्वेश्चन ना हमेशा एग्जाम में देखा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। अब बच्चों को ना बहुत सारी दिक्कत आती है कि सर सोर्स ऑफ लॉ क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से अपन लॉ बना सकते हैं, क्या क्या रेफरेंस हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले फर्स्ट बच्चों कि देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट सोर्स है। मतलब आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे बच्चे ना इसको लेके बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक बेसिक एडवाइस बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको क्या ना आपके एग्जाम के सिलेबस पे आप देखिए, इसके कम से कम आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। वो भी मैं अलग से अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। तो लॉ कहाँ से बन सकता है, मतलब क्या क्या सोर्सेस थे। तो सबसे पहले फर्स्ट सबसे मेन सोर्स है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे मेन सोर्स है बिकॉज वहाँ से आपको पावर मिलती है, वहाँ से आपको क्या मिलता है बच्चों, याद रखना इंडिया में कोई भी इंसान अगर लॉ पास करता है, इंडिया में कोई भी अगर इंसान लॉ पास करता है बेसिकली, उसके पास पावर कहाँ से आती है, उसके पास वो अथॉरिटी कहाँ से आती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। आपको पता होगा ना बच्चों, इंडिया में देखा जाए तो लोकसभा में लॉ पास किया जाता है, फिर राज्यसभा उसको पास करती है, फिर प्रेसिडेंट उसको कंसेंट देता है। ये जो प्रोसेस है बच्चों कहाँ पे मेंशन की है, ये मेंशन की है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही मेन सब कुछ आपको आ जाता है, जहाँ पे लिखा है कि भाई साहब आपके पास अथॉरिटी है, आप लॉ पास कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई डिसीजन जो कोर्ट ने ऑलरेडी पास किए होंगे, तो ऐसे कोई केस लॉज हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल ऐसे कोई बहुत फैमिली, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने पास किए, तो वो भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यार ना सबसे पहले फर्स्ट अपन बात करेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या है, डिसीजन मैंने बोल दिया आपको, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जो कोर्ट ने डिसीजन पास किए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहेंगे, जो कोर्ट ने डिसीजन पास किए, जो केस लॉज पास किए। फिर बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट कस्टमरी लॉ। अब कस्टमरी लॉ का मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चों की, जो पुराने टाइम पे जो कस्टमरी लॉज होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कस्टमाइज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन या अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, तो ये अलग अलग लॉज माने जाते हैं, उसे कस्टमरी लॉज कहा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसके डिफरेंट डिफरेंट लॉज कैसे मान सकते हैं, जैसे आपको पता है आईसीएसआई है, आपका सीएम इंस्टीट्यूट है, इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉज है। तो ये कस्टमाइज़ किए गए इनके हिसाब से, इनके रिलीजन के हिसाब से, इनके प्रोफेशन के हिसाब से। तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, कस्टमर लॉज कहेंगे। अब स्टेटस का मतलब क्या होता है, कोई लॉज पास किए होंगे, स्पेशल एक्ट पास किए होंगे, कोई ऑर्डिनेंस पास किया होगा, प्रेसिडेंट ने कोई नया ऑर्डिनेंस पास किया होगा, वो भी क्या माना जाएगा, सोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई साहब सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है। सोर्स ऑफ लॉ मतलब जहाँ पे आपको समझेगा कि लॉ पास करने की पावर मिल जाएगी, जहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा, जहाँ पे एविडेंस मिल जाएगा कि भाई साहब यहाँ से लॉ बनाई जा सकता है, यहाँ से लॉ पास कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कस्टमर लॉज, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस, ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या बच्चों, बी। देखिए आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो गई, प्लस आपका आंसर भी आ गया।
अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा कौन सा है, हाँ बच्चों दूसरी एक चीज़, ये जो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंस, इसमें आप जैसे फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती की केस पढ़ सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर का बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो कौन सा केस था, केशवानंद भारती का केस था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई कि इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सबको राइट मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है। तो ऐसे जो केस लॉज है ना जो पावर जनरेट करते हैं, जहाँ से लॉ बनाए जा सकते हैं, जिसका रेफरेंस यूज किया जा सकता है, तो ऐसी भी कोई जुडिशियल प्रेसिडेंस हो सकता है या ऐसे कोई केस लॉज हो सकते हैं जो आपको लॉ बनाने के लिए सोर्सेस दे सकता है या एविडेंस दे सकता है जिससे आप लॉ पास कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हो बच्चों, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 1950 एज प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब भाई साहब की पार्लियामेंट में जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है। तो उसका आंसर क्या बच्चों, सी 107। सब साथ मिलके इसको बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। याद रखना बच्चों ये आपकी रिटन एग्जाम में मतलब सॉरी एमसीक्यू एग्जाम है, तो बेसिकली आपको ना ज़्यादा फैक्ट्स याद कैसे करना है, बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ, ज़्यादा बर्ड मिल के याद नहीं करेंगे। 107 107 107 सिंपल से याद रखने का, साथ मिल के बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो 107 कितना ईजी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या हो गया, आप जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में उसका आर्टिकल कौन सा, 107 आर्टिकल है जिसमें बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। यस और नो। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब याद रखना बच्चों ये जो प्रोसेस है ना, कैसे प्रोसेस है, लॉ कैसे पास होता है इंडिया में। लॉ जनरली देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के पास फिर किसके पास जाएगा बच्चों, फिर सेकेंड राज्यसभा के पास जाएगा एंड देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस होता है। तो जनरली अपन इंडिया में देखा जाए तो जब से पहले फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल। एंड ये जब बिल को कंसेंट देता है प्रेसिडेंट तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है एक्ट, बिल बिकम्स एक्ट। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अभी ये इंट्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे मेंशन किया, 107 सात मिलके काम करेंगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है मनी बिल। अब मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इसका आंसर क्या बच्चों, लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब बच्चों मनी बिल का जो आर्टिकल है क्या है, मुझे एक 10 रुपये देना, कैसे याद करने का, मुझे एक 10 रुपये देना मतलब आर्टिकल 110। तो कैसे याद करने का बच्चों, एक 10 रुपये देना मुझे मतलब आर्टिकल 110 बात करता है, मनी बिल पैसे की बात करता है। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में, जिसे काउंसिल ऑफ पीपल भी कहा जाता है। एंड याद रखना बच्चों ये मनी बिल है कि नहीं, मतलब ये स्टेटस जो मनी बिल का ये डिसाइड करने वाला कौन डिसाइड करता है, लोकसभा में कौन बैठता है बच्चों, लोकसभा में बैठता है स्पीकर बैठता है। कौन बच्चों, स्पीकर बैठता है। याद रखना मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, देखिए बच्चे, जब आपका बिल लोकसभा में जाता है ना बच्चों, जब आपका बिल लोकसभा में जाता है तो लोकसभा में कौन बैठता है इस बिल को देखने के लिए, सबसे पहले फर्स्ट आपको किसकी कंसर्न लेनी पड़ती है, स्पीकर की कंसर्न लेनी पड़ती है। वैसे अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कौन बैठता है बच्चों जनरली, तो राज्यसभा में बैठता है चेयरमैन। राज्यसभा में कौन बैठता है बच्चों, चेयरमैन बैठता है राज्यसभा में। तो सेम लोकसभा में कौन बैठता है, स्पीकर। आप किसी को भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो किसकी कंसर्न लेनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले फर्स्ट कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं है। तो मनी बिल कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है बच्चों, मनी बिल कम्स अंडर द आर्टिकल 110 रुपये, एक 10 रुपये देना। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है एंड विद इन 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर इनको ये बिल वापस देना पड़ता है लोकसभा में, और फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन देता है। ठीक है बच्चों। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बच्चों, अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर टू मेक एन ऑर्डिनेंस। अब इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब पास कर सकता है, कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो इसका आंसर क्या बच्चों, बी। फोर्थ का आंसर क्या, बी 1 2 3। जब हो जाएगा 1 2 3 तब प्रेसिडेंट पास करेगा ऑर्डिनेंस। भाई साहब 1 2 3 का मतलब क्या, ये आर्टिकल की बात कर रहा है कि ध्यान रखना बच्चों, जब आपके लोकसभा के सेशंस नहीं होंगे, तो जब लोकसभा के सेशंस नहीं होंगे तो भाई साहब लॉ तो पास करना इंपॉर्टेंट है। कोई आपको नोटिफिकेशन इशू करना है या कोई लॉ पास करना है तो उस टाइम पे आप किसके पास जाओगे, बिकॉज सेशन होना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल, या लोकसभा राज्यसभा के सेशंस नहीं होने वाले हैं। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल में लिखा है, 1 2 3 आर्टिकल में लिखा है। कौन सा आर्टिकल में, 1 2 3 आर्टिकल में लिखा है। आप क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, द एसेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है बच्चों, कि जनरली इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ पास करते हैं। अपने इंडिया में 3 बॉडी बच्चों, अपने इंडिया में कौन सी बॉडी है, 3 बॉडी। पहली बॉडी कौन सी है, फर्स्ट बॉडी है लेजिस्लेटिव बॉडी। फर्स्ट बॉडी कौन सी है, लेजिस्लेटिव बॉडी। फिर सेकेंड बॉडी कौन सी बच्चों, एग्जीक्यूटिव बॉडी। सेकेंड बॉडी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एंड थर्ड बॉडी कौन सी बच्चों, दैट इज जुडिशरी बॉडी।
अब इंडिया में जो लॉ पास करते हैं बेसिकली वो लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ पास करती है। कौन पास करती है? लेजिस्लेटिव बॉडी। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? उस एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको एनफोर्स करती है। क्या करती है बच्चों? एनफोर्स। एंड जुडिशरी बॉडी में अगर आपको कोई चैलेंज करना है या फॉर एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट आपको अपील करना है तो आप जुडिशरी बॉडी के पास जा सकते हो। तो अभी याद रखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत क्लियर कट पूछा है। क्या पूछा है कि भाई साहब इसेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सब ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि जनरली अगर देखा जाए तो पावर किसके पास है? लेजिस्लेटिव बॉडी के पास पावर लॉ पास करने के लिए, बट इनको छोड़ के बाकी कोई दूसरा लॉ पास करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई नोटिफिकेशन इशू किया होगा, फिर या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे ऑर्डिनेंस इशू किया होगा, तो उस केस में उसे अपन क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा है तो ये आर्टिकल आता है 13। जो 13 है वो मेरा बनने वाला है, तो आर्टिकल 13। तो याद रखना सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का आर्टिकल कौन सा है? 13। जो 13 वो मेरा बनने वाला है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी छोड़ के कोई दूसरे लॉ पास करने वाले हैं, इसलिए उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट। मतलब इसके बदले वो लॉ पास करने वाले हैं, वो किस में आता है? आर्टिकल 13 में आता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये अभी कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो अभी अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। आप भी देख लीजिए, आपने जो पढ़ा है मेरे साथ, गारंटी देखो आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। यस और नो? तो सबसे पहले फर्स्ट बताइए सोर्स ऑफ लॉ क्या है? तो दिमाग को क्या बताने का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स मतलब कोई केस लॉज हो सकते हैं, कस्टमर लॉज हो सकते हैं, जैसे फॉर अकॉर्डिंग टू द रिलीजन प्रोफेशन, कोई स्टैट्यूज हो सकते हैं, कोई एक्ट पास किया होगा, जैसे सीबी एक्ट है, आरबीआई एक्ट है। तो ऐसे जो एक्ट पास किए बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के लिए, जैसे आरबीआई, सीबी, तो ये भी स्टैट्यूज माने जाएंगे, ऑर्डिनेंस माने जाएंगे। कोई प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया होगा तो इसे भी अपन क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लॉ कहेंगे। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों? विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन अ पार्लियामेंट। तो कौन सा आर्टिकल बात करता है पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए? तो वो आर्टिकल कौन सा? 107। 7 मिलकर अपन क्या करने वाले? बिल इंट्रोड्यूस करने वाले लोकसभा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट कंसर्न देगा। फिर बात करेंगे 3 बच्चों, किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 जो बात करता है मनी बिल। मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, काउंसिल ऑफ पीपल। और ये कौन सा आर्टिकल है? एक 10 रुपये देना, मतलब 110, जिसमें मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। यस और नो? फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा को पास करना ही पड़ता है विद इन 14 डेज के अंदर, या रहना कंपलसरी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है अंडर विच आर्टिकल। मतलब जब फॉर एग्जाम्पल आपका लोकसभा राज्यसभा का सेशन नहीं होगा तो उस केस में प्रेसिडेंट कब लॉ पास कर सकता है? तो उस केस में पास कर सकता है तो वो कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है? 1, 2, 3। तो प्रेसिडेंट क्या करने वाला है? 1, 2, 3 करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मतलब जब लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी लॉ नहीं पास करेगी, उनको छोड़ के कोई दूसरा लॉ पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी और भी, तो उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो उसे कहेंगे 13। जो 13 वो मेरा बनने वाला है क्योंकि लॉ पास करने वाले हम। अब आते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या कहता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पहले मैं आंसर बताता हूँ क्या है, कि विच इज़ अ वैलिड सो लॉन्ग इट इज़ नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो। मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब देखिए बच्चों, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ने एग्जाम में ये हमेशा क्वेश्चन आता है, मतलब आप इसको ना इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन जानते हैं कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब देखिए बच्चों, घुमा फिरा के एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए इसके बाद, क्योंकि ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ मॉडिफिकेशन होकर क्वेश्चन आएगा। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो भी इंसान, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? 2 पार्टीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती है। अब याद है, पता है आपको, जब कोई इंसान अपनी गाड़ी दूसरे इंसान को बेचना चाहता है तो 2 इंसान से होते हैं। तो एक सबसे पहले फर्स्ट जो ऑफर देता है उसे अपन क्या कहेंगे? ऑफर कहेंगे। एंड जिसको अपन ऑफर देते हैं वो क्या बच्चों? वो बेसिकली आपका ऑफर ही होता है। वो कौन होता है? ऑफर ही होता है। अब जो ऑफर सामने वाले को ऑफर देना चाहता है तो उसके पास से वो क्या मांगना चाहता है कि भाई साहब मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, आप क्या दीजिए? मुझे कंसेंट दीजिए, आप मुझे क्या दीजिए? कंसेंट दीजिए। तो वो कंसेंट देगा, आप गाड़ी बेच दोगे, नॉर्मल सिचुएशन है। बट याद रखना, कभी कभी अगर उसको बोले कि भाई साहब आप गाड़ी मुझे बेचना, गन पट्टी पे बंदूक रखना और बोलना कि मुझे 5 रुपये में गाड़ी बेचना, तो आपने जो कंसेंट दी है बच्चों, जो गाड़ी बेचने के लिए जो इंसान ने कंसेंट दी है, वो फ्री कंसेंट नहीं है। जब सामने वाले इंसान को आपने जो कंसेंट दी है बेचने के लिए, वो फ्री कंसेंट नहीं है। इसका मतलब आपने अनड्यू इन्फ्लुएंसेस किया होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस मतलब उसके ऊपर प्रेशराइज किया होगा, उसके ऊपर आपने बर्डन क्रिएट किया होगा, उसके अंदर आपने फियर क्रिएट किया होगा। ये कौन सी सिचुएशन में होता है? जब कहीं पे एक पार्टी डोमिनेंस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, एक स्टूडेंट हो, तो टीचर डोमिनेट करेगा, मैं तेरे को एग्जाम में पास करके देता हूँ, तू मेरी गाड़ी, तेरी जो गाड़ी है मुझे 5 रुपये में बेच। या फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को कहता है मैं तेरे को ठीक करके देता हूँ, मैं तेरे को ठीक करके देता हूँ, तू क्या कर, मुझे उसके बदले में तेरी गाड़ी मुझे बेच दे, प्रॉपर्टी मुझे बेच दे। तो यहाँ पे एक पार्टी का डोमिनेंस है। तो आपने जो कंसेंट दी है वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो जो पार्टी कंसेंट देता है फ्री नहीं है, तो उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं बाद में।
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। एक तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके कैंसिल कर सकता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता है, तो इसका मतलब ये वाइड बन जाएगा। या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट कर लेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर देगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बना जाएगा, वैलिड। एक्सेप्ट करना मतलब वो कहता है कि भाई साहब गाड़ी का वैसे ही कोई पैसा नहीं देने वाला था, तो इसने तो मुझे पैसा तो दिया, इसलिए इसने एक्सेप्ट कर दिया, जाने दिया, माफ़ कर दिया। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे दो ऑप्शन आते हैं, द पार्टी हु हैज़ गिवन अ कंसेंट हैज़ टू ऑप्शन वेदर टू एक्सेप्ट इट वेदर टू कैंसिल इट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे बच्चों, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे इसे। इसे क्या कहेंगे बच्चों, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो इसमें सेम बोला था विच इज़ वैलिड सो लॉन्ग एज, ये वैलिड है जब तक आप इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट नहीं करोगे या वाइड नहीं करोगे तब तक ये वैलिड माना जाएगा, इसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट, द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल। अब सेल एंड प्रपोजल में डिफरेंस क्या है, तो इसका आंसर क्या बच्चों, बी। द प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एज सुन एज द पार्टी टू हुम इट इज मेड एक्सेप्ट एक्सेप्ट इट बट एन एडवर्टाइजमेंट डज नॉट। अब इसका मैं बहुत सिंपल मीनिंग बताता हूँ आपको कि एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल में डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुने बच्चे, ये एग्जाम में ना घुमा फिरा के आपको वापस क्वेश्चन आएगा इस बार। तो सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, क्या पूछा है बच्चों उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल पूछा है। मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ क्योंकि अपने पास टाइम कम है। एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड यहाँ पे प्रपोजल पूछा है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल में क्या होता है, किसी के कंसेंट नहीं चाहिए। कंसेंट नहीं चाहिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉप में लिखा था कि ये टी शर्ट फॉर एग्जांपल 25 रुपये में बेचना है। अब किसी शॉप में लिखा है ये टी शर्ट 25 में बेचना है, तो ये एडवर्टाइजमेंट करे, किसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, सेल करने के लिए। क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। बट आपको पता है यहाँ पे जो डिफरेंस पूछा गया है, यहाँ पे जो डिफरेंस पूछा गया है कि प्रपोजल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता है एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल में जनरली कंसेंट नहीं चाहिए, बट कंसेंट कहाँ पे चाहिए होती है, प्रपोजल में। प्रपोजल का मेन इंटेंशन क्या होता है कि आपको सामने वाले पार्टी का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। क्योंकि जब सामने वाला पार्टी आपको कंसेंट देगा तब वो प्रपोजल क्या बन जाएगा, आपका प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रॉमिस बन जाएगा। इसके मैं आपको सेक्शन भी याद करके देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को प्रपोजल देना तो क्या बोलने टू ए, फिर उसको क्या देने का, प्रपोजल, ऑफर देने का। फिर वो उसके बदले में आपने को क्या देगा, कंसेंट। जो तेरा वो मेरा बनने वाला है, आपका टी शर्ट मेरा बनने वाला है, मेरा पैसा आपका बनने वाला है। कंसेंट तेरा, जो तेरा है वो मेरा बनने वाला है। फिर दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। सेक्शन टू बी नॉट टू बी फ्यूचर में होने वाला है, तो प्रॉमिस का सेक्शन कौन सा है, टू बी। तो यार अपना बच्चों प्रपोजल यानी एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल में डिफरेंस क्या है कि प्रपोजल देखा जाए तो ये बात करता है कि आपको कंसेंट चाहिए सामने वाले पार्टी को। फॉर एग्जांपल ये मुझे पेन आपको बेचना है, तो ये पेन मुझे आपको बेचना है, तो इसके पीछे मेरा रीज़न क्या है कि मुझे आपकी कंसेंट चाहिए। बट एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल में मुझे कंसेंट नहीं चाहिए। जनरली मैंने ये OLX पे डाल दिया कि ये मुझे बेचना है 5 रुपये में, तो आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किए फॉर सेल के लिए। देयर इज नो इंटेंशन टू गेट द कंसेंट फ्रॉम द पार्टीज बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑफर, इट इज़ नॉट एन प्रपोजल। यस और नो। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल क्या बन जाता है, प्रॉमिस हो जाता है आफ्टर गिविंग अ कंसेंट। बट एडवर्टाइजमेंट के केस में वैसा नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉट अ फाइनल ऑफर, ये फाइनल आपका ऑफर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है, इन द बुक डेपो अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एंड लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल। अब इन्होंने क्या किया, आप एक बुक शॉप में गए, बुक शॉप में जाने के बाद आपने वहाँ पे एक टेबल देखा, उस टेबल में प्राइस मेंशन किया कि इस किताब की 200 रुपये प्राइस है, इस किताब की 300 रुपये प्राइस है। कैटलॉग मतलब यहाँ पे ऐसे प्राइस मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल एक्स बुक का 200 रुपये, वाई बुक का 100 रुपये, ऐसा प्राइस मेंशन किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है। तो ये जो मेंशन किया कैटलॉग ऑफ बुक, ये कोई आपको ऑफर देना चाहता है, नहीं भाई साहब। ये आपको क्या कहना चाहता है, आइए आइए हमारे पास आइए, एन इन्विटेशन टू विजिट टू बुक शॉप। इट इज़ नॉट अ फाइनल ऑफर बिकॉज अभी बातचीत होना बाकी है, फाइनल प्राइस में आना बाकी है। तो ये क्या आपके साइड से इन्विटेशन है, एन इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप। जैसे आपको पता है ना, रास्ते पे कोई बंदा खड़ा है, वो कहता है भाई साहब टी शर्ट लीजिए 100 रुपये में, 100 रुपये का टी शर्ट, 100 रुपये का टी शर्ट, 100 रुपये का टी शर्ट। ये सबको बोल रहा है 100 रुपये का टी शर्ट। वहाँ से कोई चाचा देख रहा है, वहाँ से कोई आंटी देख रही है, वहाँ से कोई लड़की देख रही है, सबको 100 रुपये का टी शर्ट दिखाई देगा भाई साहब। तो इसका मतलब वो क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ। तो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको इन्विटेशन दे रहा है। इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। याद रखना, समझो बच्चों। तो याद रखना, ये एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट आपने पढ़ा होगा सेक्शन 2A, इसमें क्या होता है, ऑफर।
क्या होता है बच्चों, ऑफर। अब जब सेक्शन 2A की मैं बात करूँ तो ऑफर की, तो याद रखना सबसे पहले फर्स्ट, एक मिनट मैं वापस लिखता हूँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन A ऑफर। ऑफर के पहले क्या आता है, ऑफर के पहले आता है एन इन्विटेशन टू ऑफर, एन इन्विटेशन टू, एन इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब कोई भी चीज़ अगर फिक्स नहीं ना कितने में बेचना है तो उसे कहेंगे इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूज़पेपर में डाल दिया कि मुझे शादी करनी है, बट इसका मतलब आपने इन्विटेशन दिया हो, अभी तक फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इन्विटेशन टू ऑफर। मैंने OLX पर गाड़ी डाल दिया बेचने के लिए, तो OLX पे अगर आप गाड़ी बेचते हो तो इसका मतलब इन्विटेशन टू ऑफर माना जाएगा, ये फाइनल ऑफर नहीं है आपका, तो इसे कहेंगे इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का इन सिंपल वर्ड में कहूँ तो इसे कहेंगे इनकम्प्लीट ऑफर, इसे कहेंगे इनकम्प्लीट ऑफर। एंड जब आपका फाइनल प्राइस हो जाएगा तो इसे अपन क्या कहेंगे, ऑफर कहेंगे, ये कंप्लीट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था बच्चों, सी। मैंने आपको टॉपिक भी एक्सप्लेन किया, आंसर भी एक्सप्लेन किया, तो नेक्स्ट टाइम आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे सकते हो, मैं गारंटी दूंगा। इसके बाद कभी इस पर क्वेश्चन आ दीजिए, मैं गारंटी दूंगा आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ कैटलॉग ऑफ द गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल, अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन टू फॉर ऑफर्स। अब यहाँ पे सिर्फ इन्विटेशन दिया आपको, तो इसका मतलब क्या है ये, मतलब ये क्या कह रहा है, अ कैटलॉग, एक कैटलॉग है, किसका कैटलॉग है भाई साहब, गुड्स का है, कंपनी के जो गुड्स उसका कैटलॉग किसके लिए रखा है वो, फॉर सेल, फॉर सेल डॉट डॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर्स, अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन टू फॉर ऑफर्स, एंड ओनली इन्विटेशन फॉर ऑफर्स, ये सिर्फ इन्विटेशन देना चाहता है। तो भाई साहब क्या आप इसे ऑफर कंसिडर करना चाहते हो, तो इसका आंसर क्या बच्चों, बी, इज नॉट, इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर। ये क्या है, ऑफर नहीं है, बिकॉज ये इन्विटेशन दे रहा है। कितना इजी पूछा है, कहीं आप कैटलॉग देख लेना, कहीं प्राइस स्टेटमेंट देख लेना, एडवर्टाइजमेंट देख लेना, कहीं शॉप में जाके आप उसके प्राइस टैग देख लीजिए, कहीं शॉप में जाके आप उसके MRP देख लेना, तो भाई से भी इन्विटेशन टू ऑफर है, इट इज़ नॉट अ ऑफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑफर डज नॉट लैप्स, एन ऑफर डज नॉट लैप्स इफ द, क्वेश्चन पूछा है कि ऑफर कब तक लैप्स नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, सी, एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफर। मतलब ऑफर लैप्स नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, अगर इन केस जो एक्सेप्टेंस आपने दिया था, किसने, ऑफरी ने, एक्सेप्टेंस इज मेड बाय ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफर। मतलब उसने इग्नोर कर दिया कि सामने वाला बंदा तो मरा है, बट इसने इग्नोर कर दिया, उसके बाद भी उसने कंसेंट दे दिया, तो इस केस में आपको ऑफर लैप्स नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ठीक है। अब ये कौन है बच्चों, ये ऑफरर है, ये कौन है, ऑफरर है। एंड ये कौन होता है बच्चों, ऑब्वियस बात है ये ऑफर ही है, ठीक है। अब ऑफर ने इन्विटेशन भेजा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल बेचनी है, मुझे क्या बेचनी है, एक साइकिल बेचनी है। अब जब इसने ऑफर भेजा किसको, ऑफर ही को, तो इसने जब ऑफर भेजा था वो 10 तारीख को भेजा था। अब इसने क्या किया, ऑफर ही ने क्या किया, 12 तारीख को कंसेंट भेज दिया, 12 तारीख को कंसेंट भेज दिया कि यस मुझे आपकी साइकिल चाहिए। बट 12 तारीख को जब कंसेंट भेज रहा था तो एक्चुअली ऑफर का डेथ ना 11 तारीख को ही हो चुका था। मतलब 10 तारीख को ऑफर ने क्या कह दिया, अपना ऑफर को दे दिया मुझे साइकिल बेचना है। 11 तारीख को ऑफर मर जाता है, 11 तारीख को ऑफर मर जाता है, 12 तारीख को ऑफर का कंसेंट आ जाता है, 12 तारीख को ऑफर का कंसेंट आ जाता है। इसका मतलब इस केस में इग्नोरेंस किसने किया, ऑफर ने किया इग्नोरेंस, उसे पता उसके बाद भी उसने इग्नोर कर दिया, तो उस केस में आपको ऑफर लैप्स नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, आपको ऑफर लैप्स नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। ये इसका आंसर है बच्चों, तो इस केस में आपको ऑफर लैप्स नहीं हो सकता। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के केस में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, अ टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। आपने टेलीफोन पे बोल दिया हाँ हाँ मुझे आप पसंद हो, हाँ मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, हाँ मुझे आपका साबुन चाहिए, हाँ मुझे आपका सब कुछ चाहिए, तो जब आप फोन पे बोलते हो वो कंप्लीट कब होगा, व्हेन द ऑफर इज, वो ऑफर क्या हो जाएगा बच्चों, वो ऑफर हो जाएगा हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफर, हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफर। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक सिच्युएशन बताता हूँ। मैंने फ़ोन किया मराठी में, हेलो मला गाड़ी विकायची आहे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसमें बोला, क्या कौन सी लैंग्वेज हो, तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज, तमिल में बोला। सामने वाले इंसान को कुछ नहीं समझता, उसको, वो जंगल में रहता है, उसकी जंगली भाषा है। तो आपने जो एक्सेप्टेंस बोला उसने सुना तो सही है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड है, क्या वर्ड है,
हर्ड एंड बोला है अंडरस्टूड, समझना भी चाहिए। उसको आपने बोला इंग्लिश हिंदी मराठी सब में बोला, बट उसको समझाने के लिए वो जंगल में रहता है, तो क्या माना जाएगा ऑफर कंप्लीट है आपका? नहीं भाई साहब, क्योंकि जब तक वो अंडरस्टूड नहीं रहेगा तब तक ये ऑफर उसको कैसे समझा, तो इसलिए कंप्लीट नहीं होगा। और एक सिचुएशन बताता हूँ, आपने मुझे लेटर लिखा कि अक्षय सर मुझे आपकी गाड़ी चाहिए 10,000 में। अब वो लेटर मैंने रिसीव किया, बट मैंने अपने इसमें कबर्ड में रख दिया, मैंने अपने कबर्ड में रख दिया, मैंने 2 दिन के बाद पढ़ा। तो जब आप 2 दिन के बाद पढ़ोगे तो वो डेट माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब याद रखना, जब आप किसी को लेटर भेजो, ये हमेशा एग्जाम में आता है, जब आप किसी को लेटर भेजो, जैसे इसने लेटर भेजा, मुझे गाड़ी बेचना है, 10 तारीख को लेटर भेजा, इसने 12 तारीख को लेटर पढ़ा, रीड एंड अंडरस्टूड, तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट कौन सी आएगी? 12 तारीख इफेक्टिव डेट आएगी जिस दिन आपने पढ़ा। तो ये एग्जाम में ना घुमा फिरा के पूछते, तो 11 का आंसर है क्या बच्चों? सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विथ रिगार्ड्स टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पागल इंसान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट माना जाएगा? तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जानते हैं इसका आंसर क्या बच्चों? इसका आंसर सी है, अ पर्सन विद यूजुअली अनसाउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साउंड माइंड। सर इसका मतलब क्या आपको बताता हूँ, अनसाउंड माइंड वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम आपको एक ही बार बता दूंगा, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। सर देखिए अनसाउंड माइंड का हमेशा एक क्वेश्चन बनेगा, तो अनसाउंड माइंड के केस में होता गया, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है ये पागल इंसान है, हम पागल है भैया, वैसे पागल है। अब सोचिए 1 महीने में 30 दिन है, कितने दिन है? 30 दिन। अब ये 30 दिन में इसको 28 दिन अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, सॉरी 28 दिन ये क्या होता है? पागल, अनसाउंड माइंड। 28 दिन ये अनसाउंड माइंड है, पागल है। बट ये रिमेनिंग जो 2 दिन है, ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा इंसान है, मतलब ये बहुत गुड है, मतलब बहुत अच्छा है, इसको सब कुछ समझता है, और ये बहुत सीधा साधा इंसान बन जाता है 2 दिन हर महीने में। तो मुझे बताइए अगर आपको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप कब कर सकते हो? जब ये अच्छा है उस दिन। मतलब इसका मतलब जो 28 दिन है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट जो रिमेनिंग 2 डेज बचे हैं उसमें आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब ये साउंड माइंड होगा तब आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, जब ये अनसाउंड माइंड होगा तो उसके साथ आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 बात करें सबसे पहले फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि वाइल ऑब्टेनिंग द कंसेंट फॉर ऑफ द प्रोमिसी, जो सामने वाला इंसान है जिसके आपने कंसेंट लिया है, कीपिंग साइलेंस बाय द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर होता है उसने साइलेंस किया, मतलब कुछ बताया नहीं होगा, व्हेन ही हैज ड्यूटी टू स्पीक अबाउट द मटेरियल फैक्ट्स अमाउंट टू कंसेंट ऑन ऑब्टेन बाय, तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? याद रखना इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रॉड। मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिमोट बेचना है, ये मुझे रिमोट बेचना है। अब ये रिमोट बेसिकली देखा है तो एप्पल का है, ये रिमोट क्या है? एप्पल कंपनीज का है। अभी सामने वाला पार्टी आता है, मुझे पूछता है कि यार सर एक काम कीजिए ना, मुझे ना कोई एंड्रॉयड का मुझे क्या चाहिए? रिमोट चाहिए एंड्रॉयड का। तो मैंने बोला भाई साहब आपको एंड्रॉयड का चाहिए, मेरे पास एप्पल का है, ये मुझे पता है, इट्स माई ड्यूटी टू स्पीक कि मेरे पास ये एप्पल का है एंड्रॉयड का नहीं है, इट्स माई ड्यूटी टू स्पीक। ये मटेरियल फैक्ट्स है, क्योंकि जिस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो वो फैक्ट से गलत है ना, क्योंकि वो चाहता है एंड्रॉयड का रिमोट, आप देना चाहते हो एप्पल का रिमोट। तो उसने मांगा एंड्रॉयड का रिमोट, आपने दिया ये, और आपने कुछ नहीं बताया उसको, और आपने उससे 1 लाख रुपये लिया, क्या माना जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को? ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया ना ये फ्रॉड है भाई साहब, क्योंकि उसको एक्चुअली एप्पल का चाहिए नहीं था, फिर भी आपने एप्पल का दिया, क्योंकि उसके जो फैक्ट्स था जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते तो वो था एंड्रॉयड। तो याद रखना जब आपकी ड्यूटी थी, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत थी वहाँ पे आपने नहीं बोला, आपने मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया, कंसील किया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को छुपाते हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करते हो, तो उससे माना जाएगा आपने क्या किया है? फ्रॉड किया उनके साथ। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन चाहिए और वीडियो चाहिए कंटिन्यूसली ऐसे, तो मैं पूरी आपके कम से कम 20-30 सेशंस लूँगा जिसमें आपको 100% पास हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर आपने मेरे 30 दिन के सेशंस किए ना, अभी से आज से कि नेक्स्ट 30 दिन तक लॉ में आपको एग्जाम्शन आएगा, मैं गारंटी देगा, नहीं आता तो उसके बाद मुझे बताना। तो आज से डेली बेसिस पे अपन एमसीक्यू सीरीज करेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, और आपको मैं गारंटी देता हूँ सीएमए फाउंडेशन लॉ आपका 100% पास होगा। और हमारे यहाँ पे सीएमए फाउंडेशन के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, नीचे कांटेक्ट नंबर भी है अपने पास, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं बच्चों, सबसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ 1 मिनट है, ये स्क्रीन थोड़ा सा, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ थ्रेटन टू कमिट, आपने किसी को थ्रेट धमकी दी, commit to suicide if his wife did not execute a cell deed in a fear of these brothers. The wife executed the cell deed. This transaction is. अब ये ट्रांजैक्शन को अपन क्या कहेंगे बच्चों, वाइडेबल ड्यू टू कोवर्जन। कोवर्जन का मतलब क्या होता है कि फियर क्रिएट करना, थ्रेट देना, उसको धमकी देना। मैंने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखा, मैंने बोला कुत्ते का, मैंने सोए की औलाद, अगर तूने मुझे गाड़ी नहीं बेचा तो मैं आज ही मर्डर कर दूंगा मैं तेरा। तो भाई साहब आप एकदम डर गए, आप एकदम रोने लगे कि सर नहीं प्लीज़ सर मुझे सीए बनने दीजिए, सर मुझे सीएमए बनने दीजिए, उसके बाद आप मारिए। तो भाई साहब आप जो घबरा के आपने जो माइंड ऑफ फियर, जो आपके फियर में माइंड माइंड में जो फियर था उसके बेसिस पे आपने कंसेंट दिया है, इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा वाइडेबल ड्यू टू कोवर्जन। कोवर्जन मतलब डराना, धमकाना, फियर क्रिएट करना, इसे कहते हैं कोवर्जन। एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स। आपको एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को, अब देखिए वाइड तो होगा नहीं, क्योंकि आपने को पता है जब कंसेंट की बात आएगी, जब कंसेंट की बात आएगी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहेंगे अपन, वाइडेबल। तो आपके पास दो ऑप्शन थे वाइडेबल, बट अनड्यू इन्फ्लुएंसेस मैंने बताया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस आप उसी को कर सकते हो जो नॉन पार्टीज है। एक का डोमिनेंस होगा, कोई एक डोमिनेट करेगा, जैसे टीचर स्टूडेंट हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक का डोमिनेंस है, उसे कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। वहाँ पे दोनों पार्टी नोन होती है, एक दूसरे को जानती है, क्योंकि आप किसी को रास्ते से जाते हुए किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये सुन ना मेरी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी तो टेंशन मत ले, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ऐसे बिना जाने। तो यहाँ पे नॉन पार्टीज होती है अंडर इन्फ्लुएंसेस में, तो वो भी आपका ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे बात करें कोर्जन की, कोर्जन मतलब डराना धमकाना, तो इस केस में अपन क्या कहेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वाइडेबल ड्यू टू कोर्जन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों 15, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज विशिएटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज विशिएटेड मतलब वेरिएशन या चेंजेस by undue influence is declared as which of the following by the Indian Contract Act। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट विशिएटेड हो चुका है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो चुका है इसमें। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, वाइडेबल। अगर मैंने बोला था आपको, अभी तो पढ़ाया था मैंने, देखिए समझा आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे घुमा के क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ना घुमा के क्वेश्चन आएंगे हर बार। तो जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है वहाँ पे वाइडेबल माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी वाज गिवन अ कंसेंट एज टू ऑप्शन, वेदर टू एक्सेप्ट इट, वेदर टू कैंसिल इट। If we accept the contract, contract becomes valid. If we deny the contract, contract becomes void. इतना सिंपल है। चलिए आप बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट मतलब फैक्ट्स को छुपाना, बताने का नहीं, छुपा के रखना। जैसे मेरे पास आईफोन है, मैं छुपा के रखूँ, मैंने बताया एंड्रॉयड है, किसी ने मुझे बोला आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मैंने बोला हाँ, और मैंने इसके फैक्ट्स छुपा दिए क्योंकि ये मेरे पास आईफोन है। तो आप छुपाते हो जानबूझ के, आपका इंटेंशन है, आप छुपाते हो, कंसील करते हो फैक्ट्स को। सेकंड क्या है, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब आप प्रॉमिस करते हो उसको, हाँ भाई साहब मैं दूंगा तेरे को, मैं दूंगा तेरे को आईफोन, पक्का दूंगा, पक्का दूंगा। आपको पता है आपके आईफोन है ही नहीं, आप फैक्ट्स को छुपाना चाहते हैं। मतलब आपके पास आपका दोस्त आता है, बोलते एक काम करना, मुझे 1 लाख रुपए देना, मुझे ज़रूरत है अभी पैसे की। हाँ बोलते अरे 1 लाख क्या, मेरे पास 10 लाख रुपए, तो क्या टेंशन लेता है। आपके घर में 5 रुपये नहीं, आप उसको प्रॉमिस करोगे 10 लाख का, मतलब विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, मतलब आप वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते। 10 लाख कहाँ से क्या होगे, आपका इंटेंशन भी नहीं परफॉर्म करने का, फिर भी आप प्रॉमिस करोगे और फिर भी आप झूठ बोल रहे हो, फैक्ट को छुपाना चाहते हो। तो भाई साहब ये क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट एंड इंड्यूसिंग मिस्टेक टू एज टू सब्जेक्ट मैटर विच ऑफ द अबव अमाउंट टू फ्रॉड। अब इसमें से कौन सा फ्रॉड है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है बच्चों, ये कोई फ्रॉड में नहीं आता। ये एडवांटेजेस टू द पर्सन, ये नहीं आएगा, अंडर इन्फ्लुएंसेस के अंदर दिखाएगा। इंड्यूसिंग अ मिस्टेक, ये मिस्टेक के अंदर क्या आता है, मिस्टेक एंड फ्रॉड में डिफरेंस है। मिस्टेक में क्या होता है, विदाउट हैविंग इंटेंशन होता है मिस्टेक, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको गाड़ी दी, बोला कि ये 25 किलोमीटर का एवरेज देती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने ऐसा बोला, जब आपने चलाई तो 20 किलोमीटर का एवरेज निकला, तो भाई साहब वो मैंने थोड़ी आपका फ्रॉड किया है, तो ये मिस्टेक होगी, मैंने मिस रिप्रेजेंट किया इस चीज़ को लेके। तो इसमें आपके ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस। फ्रॉड की डेफिनेशन में क्या है, फ्रॉड की डेफिनेशन में सिर्फ 2 ऑप्शंस है, एक फैक्ट्स को कंसीलमेंट करना, छुपाना, एंड दूसरा प्रॉमिस करना विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। समझा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी बढ़ेंगे अपन, इसका आंसर क्या, ए। 16 का आंसर क्या बच्चों, इज द राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टर विशिएटिंग कंसेंट आर, इसमें से कौन से फैक्टर है जो कंसेंट को विशिएट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। मैंने आपको बोला था कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा इसका मीनिंग। फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन बताया, फ्रॉड में 2 चीज़ें होती है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड विदाउट हैविंग ए इंटेंशन टू परफॉर्म।
मिस रिप्रेजेंटेशन में आप गलत रिप्रेजेंट करते हो, एंड तीसरा आपसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है देने में या कुछ दिखाने में, तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डी और अब दबाओ। ठीक है, इन तीन चारों में केसेस में आपका क्या है, कंसेंट चेंजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या बच्चों? एक अनवारंटेड असर्शन। अनवारंटेड मतलब आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, आप फिर भी उसमें इंसर्ट करना चाहते हो, बट आपका कोई इंटेंशन नहीं सामने वाले पार्टी को फंसाना। बताता हूँ मैं इसका, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट हैविंग एन इंटेंट टू डिसीव। डिसीव मतलब फंसाना, मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाले पार्टी को फंसाना। जहाँ पे ऐसा वर्ड दिखाई दिया ना, विदाउट एन इंटेंट, आपका इंटेंट नहीं है, ये अगर वर्ड दिखाई दिया ना, समझने का मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या कहता है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, तो उस केस में क्या है बच्चों, मिस रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट मिस्टेक है, इनोसेंट है आप बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने चार्ज लगाया, चार्ज पे लगाया, तो ये एप्पल का पेंसिल है, एप्पल का पेंसिल चार्ज करने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में फुल चार्ज होता है। अब मैंने उसको बोला 1 घंटे में चार्ज होती है मेरे यहाँ पे, जब आपके यहाँ पे आप गए तो वो अराउंड 55 मिनट्स या 50 मिनट्स में चार्ज हो गई। तो मैंने जो बोला था 1 घंटा ज़्यादा टाइम, मतलब 1 घंटे का, आपके यहाँ पे 10 से 15 मिनट का डिफरेंस आया। तो इसमें कोई मेरा इंटेंशन नहीं था आपको फंसाना, ये मुझे पता नहीं थे फैक्ट्स, मैंने कोई फैक्ट्स को कंसील नहीं किया, मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं था, ये मेरी इनोसेंट मिस्टेक है। तो इस केस में से अपन क्या कहेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन कैसे याद करने का, पहला अनवारंटेड इंसर्शन, मतलब विदाउट हैविंग एन इंटेंशन, कोई आपका इंटेंशन नहीं किसी को फंसाना। सेकंड क्या, डिसीव करने का आपका इंटेंशन नहीं किसी को फंसाने का। एंड तीसरा, इनोसेंट मिस्टेक किया आपने, तो इस केस में मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर क्या है, डी और दबो। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों, इफ अ पार्टी स्टैंड इन फिड्यूशियल रिलेशन, फिड्यूशियल मतलब ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, टू द अदर्स, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं आपके। तो इसका आंसर क्या बच्चों, ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। फिड्यूशियल मतलब जैसे टीचर एंड स्टूडेंट, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेसिस पे रिलेशनशिप है, डॉक्टर एंड पेशेंट। तो इस केस में क्या हो सकता है, एक पार्टी डोमिनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके कंसेंट के लिए सामने वाला पार्टी उसको डोमिनेट कर सकता है भाई साहब। तो इसे कहेंगे फिड्यूशियल रिलेशन। फिड्यूशियल रिलेशन मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है। जैसे आपका शेयर ब्रोकर एजेंट हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी एजेंट हो सकता है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो डोमिनेंस कर सकता है, आपकी कंसेंट ले सकता है कुछ बेचने के लिए, तो उसे कहेंगे फिड्यूशियल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बच्चों। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजिशन ऑफ डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर सकता है इफ़, क्या बोला है, इफ़, कौन सी कंडीशन है इसमें से कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेंस कर सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट, होल्ड रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। रियल मतलब ही एज द सुपीरियर अथॉरिटी, मतलब दो पार्टी के बीच में एक पार्टी के पास ज़्यादा पावर है। एंड स्टैंड इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप, इसका आंसर दोनों है, इसका आंसर क्या है, सी। मतलब याद रखना, अपने पढ़ा था कि डोमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, दोनों पार्टी में से एक पार्टी के पास कुछ एडिशनल पावर्स होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट में डॉक्टर के पास नॉलेज है, इसलिए पेशेंट उसके पास आया है। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास क्या है, अपरेंट एंड रियल पावर है, रियल अथॉरिटी है। एंड स्टैंड इन फिड्यूशियरी पोजीशन, तो इनका जो स्टैंड है वो क्या है, फिड्यूशियरी पोजीशन पे ये स्टैंड है, मतलब ये ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेसिस पे हुआ है स्टैंड, इन्होंने लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स विच आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट। अब देखिए एप्रोप्रिएशन मतलब गुड्स को सेल करना है, तो क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट, द गुड्स शुड बी कन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया ना, क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन, उसी से इन्होंने मैच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, द गुड्स मस्ट बी एन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब, ये बहुत एग्जाम में आएगा बच्चों, डिलीवरेबल स्टेट मतलब इमीडिएट आपके पास, इसमें कोई भी दूसरा इंसान क्लेम नहीं कर सकता, मतलब विदाउट हैविंग एनी लोन्स, एनी लायबिलिटी ऑन द गुड्स। अब एग्जाम्पल बता दो, ये रिमोट मैंने शॉप से परचेस किया 20 रुपये में, बट मैंने उसको 10 रुपये दिया, 10 रुपये बाद में देने वाला हूँ। अब ये रिमोट मैं अगर किसी को बेचने जाऊँगा, ये रिमोट अगर मैं किसी को बेचने जाऊँगा तो बेच नहीं सकता, इसे कहेंगे अनडिस्टर्ब पोजीशन। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि डिलीवरेबल स्टेट एंड डिस्टर्ब पोजीशन में डिफरेंस क्या है। डिस्टर्ब पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर ये रिमोट का पैसा मैंने किसी को नहीं दिया अभी तक, ये मैं किसी को बेच नहीं सकता, बिकॉज अगर बेच दिया तो सामने वाला इंसान इस पर क्लेम कर सकता है। तो इसे अपन कहेंगे डिस्टर्ब पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन को डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी और का राइट भी है, तो आप इसको बेच नहीं सकते। अब डिलीवरेबल स्टेट मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रिमोट आपको बेच दिया,
आप घर पे आए, सेल डाल दिए, आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये यूजेबल फॉर्म में। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये यूजेबल फॉर्म में है, आप इसको इमीजिएटली यूज़ कर सकते हो, इमीजिएटली आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसे कहेंगे यूजेबल फॉर्म। बट सर अनडिलीवरेबल स्टेट मतलब, नॉन डिलीवरेबल स्टेट मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कंप्यूटर बेचा, बट आप कंप्यूटर घर पे लेके गए, कंप्यूटर घर पे लेके गए, बट उसको अभी तक हमने विंडोज़ इंस्टॉल नहीं किया। अब जब तक जो सेलर है वो विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेगा तो आप वो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे ना। तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, लायबिलिटी अभी भी किसकी है? सेलर की है, क्योंकि आपको जो गुड्स भेजा है वो कौन से स्टेट में? नॉन डिलीवरेबल स्टेट में है। मैं आपको यहाँ पे ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान रखना एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा इस बार 2025 में, गारंटी दे रहा हूँ। जब आपको एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा देगा कि डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है एंड नॉन डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, ठीक है, अगर ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई दिया तो आपने क्या करना चाहिए? देखिए, अगर डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? रेडी टू यूज़, मतलब आप इमीजिएटली यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में लायबिलिटी किसके पास होगी? बायर के पास लायबिलिटी होगी। किसके पास लायबिलिटी? बायर के पास लायबिलिटी होगी, क्योंकि इमीडिएट यूज़ है, आप इमीडिएट इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी है। नॉन डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे अभी भी कोई स्टेप्स बाकी है उसको फाइनल फॉर्म में लेके आने के लिए या फाइनल कंजम्पशन गुड्स बनाने के लिए। तो ये फाइनल स्टेप्स किसका बाकी है रिमेनिंग परफॉर्म करने का? ये बाकी है सेलर का, बाकी है किसका? सेलर का, जो बेचने वाला है उसका अभी तक फाइनल स्टेप बाकी है। तो अगर सेलर का फाइनल स्टेप बाकी है तो ऑब्वियस बात है इस केस में लायबिलिटी किसका है? इस केस में लायबिलिटी होगा सेलर का, क्योंकि सेलर जब तक उस गुड्स को फाइनल नहीं बनाएगा या यूज रेडी टू यूज़ फॉर्म में नहीं बनाएगा तब तक बायर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो इन दोनों में डिफरेंस समझा आपको? अगर आपके घर पे कोई गुड्स आए हैं जो रेडी टू यूज़ फॉर्म में है तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी है। अगर आपके कोई घर पे गुड्स आए जो अभी तक रेडी टू यूज़ नहीं है तो अभी भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझा? ये एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बी आंसर है। तो गुड्स क्या होना चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, रेडी टू यूज़ फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है? कि गुड्स को एप्रोप्रिएशन मतलब गुड कंप्लीट कैसे होंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स को आप कब बेच सकते हो? गुड्स को अगर आपको बेचना है तो सबसे पहले फर्स्ट सेपरेटिंग द गुड्स सोल्ड फ्रॉम अदर गुड्स। अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी गुड्स है, मुझे उसमें से कौन सा गुड्स बेचना है ये पता नहीं है तो आप नहीं बेच पाओगे। तो अगर आप उस 100 गुड्स में से आपकी गुड्स को सेपरेट कर सकते हो तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, मतलब आप इसको बेच सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। सेकेंड क्या है? पुटिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ सुटेबल एंड रिसेप्टेबल। रिसेप्टेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पुटिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है तो ऐसे फॉर्म में लेना चाहिए जो फॉर्म ने आपके सुटेबल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो एक्सेप्टेबल फॉर्म है जो आपने मेंशन किया होगा उसी फॉर्म में गुड्स होना चाहिए। नेक्स्ट, delivering the goods to the carrier or the other belly for the purpose of transmission to the buyer with reserving the right of disposable। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या लिखा है? डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर, कैरियर मतलब थर्ड पार्टी के पास गुड्स दिया या बिल्ली के पास गुड्स दिया, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू द बायर विथ रिजर्विंग द राइट्स ऑफ डिस्पोजेबल। देखिए बच्चों, अगर राइट्स बायर के पास चला जाएगा मतलब अल्टीमेट आपका सेल खत्म हो चुका है, क्योंकि डिस्पोज कौन कर सकता है? डिस्पोज करना मतलब क्या? गुड्स को खत्म करना नहीं होता है। डिस्पोज मतलब ये गुड्स को वो बेच सकता है किसी और के पास, मतलब अभी उसके पास राइट है। देखिए, अगर ये मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अब ये रिमोट है, 100 रिमोट मैं आपको बेचने वाला हूँ 100 क्वांटिटी में। मैंने इसको टेम्पो में डाला, टेम्पो में डालने के बाद मैं ड्राइवर का नंबर मेरे पास है, अब मैं ड्राइवर को फ़ोन करके बोल आप पहुँचे कि नहीं, पहुँचे क्या नहीं। इसका मतलब उस गुड्स को डिस्पोज करने का, मतलब उस गुड्स को वापस बुलाने का, उस गुड्स को किसी और को बेचने का अभी भी राइट किसके पास है? सेलर के पास। बट ये कंट्रोल अगर बायर के पास चला जाएगा तो उस केस में गुड्स को डिस्पोज कौन कर सकता है? बायर। तो आप जो गुड्स का जो सेल है वो कंप्लीट कब मानोगे? जब ये राइट ऑफ डिस्पोजेबल किसके पास चला जाएगा? बायर के पास चला जाएगा। एंड जब बायर के पास राइट ऑफ डिस्पोजेबल चला जाएगा इसका मतलब बायर अपने गुड्स को बेच सकता है, उसको डैमेज कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। तो इसका मतलब आपकी जो डिलीवरी है गुड्स की, जो गुड्स का सेल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये सारी गुड्स का जब कंडीशन का सेटिस्फेक्शन मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो माना जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, वो गुड्स आपके पास आ चुका है। समझा आप लोगों को? चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? द जनरल रूल ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विथ। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर लिखा है कि रिस्क प्राइमा फेसी किसके पास पास होता है? तो भाई साहब यहाँ पे लॉ में बहुत सिंपल लिखा है कि जिसके पास ओनरशिप है उसके पास से रिस्क ट्रांसफर होता है। आपने बहुत सारे लोगों ने फ्लैट रेंट पर लेते हो,
अब फ्लैट रेंट पे रहते हो तो आपको सिर्फ फ्लैट का राइट मिलता है यूज़ करने का, बट उसमें अगर कुछ डैमेज हो गया कुछ भी हो गया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो जनरली जो रिस्क है वो पास होता है ओनरशिप के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट, इसका मतलब है क्या, नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बच्चों, बी आंसर है। नो नन मतलब नो वन कैन गिव, नो वन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस, मतलब जो आपके पास नहीं है, जो आपका नहीं है, आप किसी और को नहीं दे सकते। नेमो मतलब ना ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, आप किसी और को नहीं दे सकते। तो ये हैबिट मतलब ये सवय जो है, आपकी जो हैबिट है वो मत डालिए ऐसी। तो ऐसे एग्जाम याद कीजिए, शॉर्ट ट्रिक बताओ, क्योंकि ये बहुत मैक्सिमम वर्ड याद करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हैबिट का मतलब, हैबिट का मतलब हैबिट याद रखना, गलत आदत। नेमो मतलब ना मुन्ना ना, नेमो ना मुन्ना ना। तो इसमें क्या करने का, जो आपका नहीं है, जो आपके पास उसकी पोजीशन नहीं है, वो आप किसी और को नहीं दे सकते। तो नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट मतलब नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस, जो खुद का नहीं है, जो खुद का ओनरशिप नहीं, वो किसी को नहीं बेच सकता। जैसे मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया तो मैं नहीं बेच सकता वो प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास उसकी ओनरशिप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, द ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स, जो गुड्स के टाइटल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांसफर करना है, सोल्ड टू बायर्स अमाउंट्स टू, अगर आपने जो टाइटल है, जो गुड्स के जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट्स वो ट्रांसफर कर दे सेलर की, तो ये क्या माना जाएगा बच्चों, ये माना जाएगा सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक मतलब ये माना जाएगा कि आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब आपने कुछ ना कुछ उसके पास दिया है, एक सिंबल है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिलीवरी, कि मैंने आपको रिसिप्ट दे दिया, मैंने आपको डिलीवरी का रिसिप्ट दे दिया, मैंने आपको ट्रांजिट रिसिप्ट दे दिया, जो ट्रांसपोर्टेशन का रिसिप्ट है वो आपको दे दिया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इनवाइस भेज दिया। तो जो जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, जो जो आप मतलब चीज़ें देते हो, तो उसे कहा जाएगा सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक मतलब आपने कुछ तो कुछ दिया उसके पास कि आपकी डिलीवरी कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्टिव मतलब, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कंस्ट्रक्टिव अभी एक्चुअल क्या है, मैंने आपको गाड़ी दी, आपने मुझे पैसा दिया, बात खत्म, दैट इज एक्चुअल। अभी सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में रहते हो, मैं पुणे में रहता हूँ, आप पुणे से पंजाब गुड्स बेचने हैं, तो मैं ट्रांसपोर्ट, जो आपने ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, मैंने ट्रेन में डाल दिया। अब ट्रेन की जो रिसिप्ट है मैंने आपको दे दी कि मैंने ये गुड्स आपके जगह पे भेज दिए, जो अभी जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन से। तो ये रिसिप्ट मैंने आपको जो भेजी है ना, इसका मतलब ये कौन सा माना जाएगा, सिंबॉलिक। ये सिंबॉलिक कि आपकी डिलीवरी कंप्लीट हुई है मेरे साइड से। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, सेम पोजीशन होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गोडाउन है, एंड उस गोडाउन को ध्यान रखने के वॉचमैन है। अब मेरे गोडाउन का ध्यान वॉचमैन रखता है, मैंने उस गोडाउन को बेच दिया आपको। अब मैंने मेरे गोडाउन को आपको बेच दिया, जब मेरा गोडाउन मैंने आपको बेच दिया, तो जो वॉचमैन है वो वहीं पे अभी भी, तो आपने मेरे से गोडाउन परचेस किया, तो आज के बाद क्या होगा, आपने वॉचमैन भी कंटिन्यू रखा। इसका मतलब जो डिलीवरी थी वो सेम है, कंस्ट्रक्टिव है, कंटिन्यू है। तो मेरे पास से ओनरशिप आपके पास गई, बट इसमें सिर्फ चेंज एक ही हुआ कि जो ओनर मतलब जो वॉचमैन था वो मेरे लिए वहाँ पे खड़ा था, वो आज आपके लिए खड़ा है। मतलब इसका मतलब जो पोजीशन है वो वहीं पे सेम है, जगह पे कंटिन्यूअस है, कंस्ट्रक्टिव है, वो चेंज नहीं हुआ, वो उसी जगह पे है, उसी इंसान के पास है, सिर्फ आपकी ओनरशिप चेंज हुई है। इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, सेम कहेंगे इसे। जैसे ये प्रॉपर्टी मैंने किसी, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने रेंट पे दी है किसी को, तो वो रेंट मुझे देता है, तो मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी, अभी वो रेंट आपको देगा। तो ये सेम उस इंसान के पास रही ना रेंट के लिए, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव रहेगा, सेम रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, यहाँ पे दिया है कि अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डिलीवरी ऑर्डर एनेबलिंग अ पर्सन टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑन अ पेमेंट ऑफ प्राइस, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तब आप उसको प्राइस मांगोगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, तो इसे कहेंगे डीम एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इसे क्या कहेंगे, डीम एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहेंगे। ठीक है, डिलीवरी ऑर्डर एनेबलिंग द पर्सन टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस, जैसे डिलीवरी की जाएगी वैसे आप पेमेंट को अगर रेज करते हो, तो उसे क्या माना जाएगा, डीम एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माना जाएगा कि आपने उसकी ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, अ शेयर सर्टिफिकेट इज, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ए। क्वेश्चन नंबर 27, अ शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर सर्टिफिकेट क्या है बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि अ शेयर सर्टिफिकेट इज, क्या पूछा है, डॉक्यूमेंट शोइंग अ टाइटल टू गुड्स, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट पे नाम होता है
कि ये शेयर किसके बिलोंग है, मतलब कितने रुपए का, किसका है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। तो ऐसे अपन क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल टू गुड्स। ये ओनरशिप शो करता है कि आपकी ओनर, आप ही उसके ओनर्स हो। बिल ऑफ लैडिंग 28। बिल ऑफ लैडिंग का मतलब क्या बच्चों, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। क्योंकि जब गुड्स, लैडिंग मतलब जो गुड्स को आप लैंड करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह पे, या उसको क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक जगह पे 100 क्वांटिटी गुड्स है, उसको आप अनलोड करते हो, जब लोडिंग करते हो तो उसे कहा जाएगा लैडिंग बिल। अब ये लैडिंग बिल ही मतलब क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स। क्योंकि जब ये लैड करते हैं ना गुड्स को, जब ये लोड करते हैं तो उस टाइप पे आप जो बिल दिखाते हो, बिल ऑफ लैडिंग, ये दिखाया जाता है कि आपके पास इसकी ओनरशिप है, आपके पास किसकी क्या है, ओनरशिप है। तो इसे कहेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, सेक्शन 19 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स होने चाहिए। तो 19 क्या कहता है कि स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स होने चाहिए। मतलब मेरे पास 10 आईफोन है, मैं उसमें से एक आईफोन बेचना चाहता हूँ, बट कौन सा भाई साहब, पहले उसको क्या कीजिए, असर्टन कीजिए, उसको स्पेसिफाई कीजिए कि आपको कौन सा गुड्स बेचना है। तो ये कहाँ पर लिखा है, सेक्शन 19। 19 के साल में बच्चों को पता होना चाहिए कि उनको कहाँ क्या बनना है, सीए बनना, सीएस बनना, सीए बनना है, असर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, ऐसे याद करना सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वैलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड। जब वैलेंटरी ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डिलीवरी। पोजीशन मतलब डिलीवरी ट्रांसफर है ना, यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं की, यहाँ पे बात की कि पोजीशन जा रही है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो क्या जा रहा है बच्चों, वैलेंटरी, तो उसे कहेंगे अपन डिलीवरी, जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे पास होने वाला है। नेक्स्ट, द अंडरटेकिंग कंटेंट इन अ प्रोमिसरी नोट। एक अंडरटेकिंग है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी इज। आप किसी को कुछ पैसा देना चाहते हो, तो इसका आंसर है क्या बच्चों, इट शुड बी अनकंडीशनल। मैं आपको बहुत सारी बताता हूँ, याद रखना, प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये जो होता है बेसिकली ये अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब आप मुझसे शादी करना, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये भाई से कंडीशनल है। ऑर्डर कभी भी जो आपका ये बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट, चेक होता है ना, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते कि आप मुझसे शादी कीजिए, फिर आप ये परफॉर्म करके दिखाइए, फिर मैं आपको पैसा दूंगा, तो ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बच्चों, अब बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन जानेंगे ये भी क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये रिमोट बेच रहा हूँ, बट आप मुझे पैसा 2 महीने का देना चाहते हो, तो इसका मतलब ये अनकंडीशनल ऑर्डर है कि आप 2 महीने के बाद मुझे पैसा देने वाले हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके बीच में होता है, दोनों के बीच में। आप ये कहते हो कि ये जो पैसा मैं 2 महीने के बाद देने वाला, आप ये कंसेंट देते हो, तो ये क्या आपका अनकंडीशनल ऑर्डर है। तो 2 महीने के बाद मैं ये आपसे पैसा मांग सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या माना जाएगा बच्चों, इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज भी माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। तो चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, सेम ही है, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 का आंसर क्या है बच्चों, द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर विच सेक्शन। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन क्या है, 13। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब पीस ऑफ पेपर, जो 13 वो मेरा पेपर है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 35। द टर्म निगोशिएशन इन सेक्शन 14 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रेफर्स टू। निगोशिएशन की डेफिनेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या बच्चों, द ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक टू एनी पर्सन एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो निगोशिएशन। निगोशिएशन मतलब ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसका आंसर क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर बच्चों, इफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्ट। एक कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब ये आइदर प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। मतलब आपको लगेगा कि भाई साहब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको लगता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट, अगर आपको ऐसा लगता है, क्वेश्चन नंबर 36 में ऐसा मेंशन किया है, तो वैसे क्या कहेंगे अपन, एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, मतलब कन्फ्यूजन, कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो जहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन है उसे कहेंगे एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका आंसर क्या है, बी। तो क्वेश्चन 37, इफ अ माइनर ड्रॉज एंडोर्स डिलीवर एंड निगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट, सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड्स। अब बच्चे ने गलती कर दी, बच्चे ने क्या कर दिया बच्चों, साइन कर दिया बिल, निगोशिएट बिल, ऑल पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द माइनर।
मतलब अगर किसी बच्चे ने कोई बिल इंस्ट्रूमेंट भी साइन किया होगा ना, बट उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी, बाकी सबके ऊपर लायबिलिटी होगी। तो यार ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा समझ के, मतलब जो बच्चा है ना बेसिकली वो सिर्फ फायदे की है। तो अगर उससे कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन भी होगा है तो फायदे की लगना चाहिए, पर अगर लायबिलिटी अराइज हुई बाकी सबकी हो सकती है, जो जो पार्टीज इंस्ट्रूमेंट में, सब इसको छोड़ के, इसकी कभी भी लायबिलिटी अराइज हो सकती नहीं, बट बाकी सब पार्टीज की क्या है, लायबिलिटी इसके अंडर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है बच्चों, इन ए प्रॉमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी पेएबल, जो अमाउंट आप पे करना चाहते हो अनसर्टन होना चाहिए, नहीं अनसर्टन नहीं नहीं, क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सर्टन होना चाहिए। मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, कितना भाई साहब वो तो बताइए पहले। क्वेश्चन नंबर 39, एक्स प्रॉमिस टू सप्लाई वाई 1 तोला ऑफ गोल्ड ब्रॉड फ्रॉम द सन। भाई साहब एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि 1 तोला गोल्ड परचेस करने वाला है फ्रॉम द सन। अब बताइए इसका आंसर क्या है। तो ये दिस इज अ स्पेशली, स्पेशली मतलब भाई साहब कि एक स्पेशल ऑफर है कि एक्स ने सिर्फ वाई को दिया है कि मैं आपको सप्लाई करने वाला हूँ 1 तोला ऑफ गोल्ड फ्रॉम द सन, दिस इज अ स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन तो मुझे समझ मतलब छोड़िए तभी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 को ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बहुत कम बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर अगर 40 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, अंडर सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इट इज प्रिज्यूम अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड, एवरी क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड। तो इस क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए बिफोर इट्स मैच्योरिटी। क्या बोला, इट इज प्रिज्यूम अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूफ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्ररी मतलब कोई वायलेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, अंटिल प्रूफ ऐसा नहीं हुआ है, एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। मतलब यार रखना, बिफोर मैच्योरिटी के पहले कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए लॉ का, कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, प्रूफ नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो मैच्योरिटी के पहले कीजिए, क्योंकि मैच्योरिटी की बात करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिफोर मैच्योरिटी कीजिए, जो भी अगर आपको कोई चेक करना, क्लेम करना है या कोई भी कुछ करना है, बिफोर मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या गया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 का ये है कि कम्युनिकेशन दैट ओरिजिनेट एट लोअर लेवल फ्लोज टू द हायर लेवल, मतलब ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे काम कर गए, ये इसको जाके बताएगा, ये इसको जाके बताएगा, ये इसको जाके बताएगा। तो ऑब्वियस बात है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से पास हो रही है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसे क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन होंगे। कम्युनिकेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, मतलब ये इसके साथ बात कर रहा है, ये इसके साथ बात कर रहा है, ये इसके साथ बात कर रहा है, सब एक ही साथ है, हम साथ साथ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर क्या आना चाहिए, सी, इसे कहेंगे लैटरल कम्युनिकेशन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, आप लैटरल कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपने जनरली क्या अवॉइड करना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी होनी चाहिए, यस, लीडरशिप इनिशिएटिव होना चाहिए, यस, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए भाई साहब, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे, पंगे हो जाएंगे, बहुत सारे एक दूसरे को मांगेंगे, गाली दे देंगे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 44, विच बिजनेस कम्युनिकेशन यूसेज प्रोवाइड अ बर्ड्स आई व्यू ऑन अ मैटर। बर्ड्स आई व्यू मतलब सब लोग देखते हैं, क्या है ये, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन, क्या दे रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप के प्रेजेंट कम्युनिकेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका आंसर क्या बच्चों, 5 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट, इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन अ स्पीकर हैज टू क्लियरली in which business communication a speaker has to clearly speak for or against a topic। कहाँ पे ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए डिबेट में। अगेंस्ट तो डिबेट में ही होता है, डिबेट में ही होता है अगेंस्ट या किसके फेवर में आप बात कर रहे हो। इंक्लूड अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द कस्टमर फॉर क्लोजिंग द सेल, जब आप कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो फॉर क्लोजिंग द सेल, इसे कहेंगे पर्सनल सेलिंग। आप उसको बताओ, सुनो किसी को बताना था, ये 50 का टी शर्ट है, मैं आपको 45 में बेच रहा हूँ, तो आप उसको खुद को मतलब उसको जाके बता रहे हो, उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, क्लोज जाके बात कर रहे हो, तो इसे कहेंगे पर्सनल सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है बच्चों, यूज ऑफ कूपन्स, आपके पास कोई कूपन्स है, सैम्पल कम्स अंडर द विच मोड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये कौन से मार्केटिंग का कम्युनिकेशन माना जाएगा, इसे कहेंगे सेल प्रमोशन। जैसे कुछ कूपन्स दे देना, बच्चों को चॉकलेट देना, गिफ्ट दे देना अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसे कहेंगे सेल प्रमोशन। what is the situation called when
एक मिनट फ़ोन आ गया बच्चों। व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन अ बैड इमेज ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड? तो क्या इमेज क्रिएट हो जाएगी अगर कोई सी बैड कंपनी? तो ऑब्वियस बात है निगेटिव इमेज क्रिएट होती है। कौन सी इमेज क्रिएट होती है बच्चों? निगेटिव इमेज क्रिएट होती है। एंड लास्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एस्टेब्लिश। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हेल्प्स करता है एस्टेब्लिश करने के लिए? तो इसका आंसर है प्रोफेशनलिज्म। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से प्रोफेशनलिज्म आपकी इमेज क्रिएट होती है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, मैंने इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बेसिक बता दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ऐसे अपन ना पूरे 30 दिन तक नेक्स्ट कम से कम अपन 1,500 MCQ सॉल्व करेंगे, डेली 50। तो आप सोचिए आपने 1,500 MCQ मतलब आपका 60+ कन्फर्म आएगा, एक गारंटी है। तो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं अपन वेरी सून। अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल है, आप फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी हुआ तो बिंदास पूछना, हम आपके साथ हैं।